बंगाल सन 1757। ये वो वक्त था जब आसमान पर बादल नहीं, गद्दारी के साए भी मंडरा रहे। सिर्फ एक 23 साल का नौजवान, नाम था नवाब सिराजुद्दौला। उसके सीने में वतन परस्ती का समंदर था और एक हाथ में कुरान और दूसरे में तलवार, और लहजे में वो आग जो अंग्रेजों की नींद उड़ाने और उन्हें खाक करने के लिए काफी थी। जिनकी आंखों में शौक भी था और शक भी। शौक इस वतन से और शक उन फिरंगी व्यापारियों से जो धीरे धीरे मुल्क को कंगाल बनाने और उस पर कब्जे की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। सिराजुद्दौला जानते थे ये लालची अंग्रेज व्यापार के बहाने आए हैं और धीरे धीरे हमारी जमीन पर नजरें गड़ा रहे हैं, अपना जाल फैला रहे हैं। वो नवाब सीना खोल के अंग्रेजों से कहता है, तुम्हारा व्यापार यहाँ खत्म, अब ये मुल्क हमारे हुक्म पर चलेगा। वो नवाब नहीं थे, बंगाल का बगावत करता बेटा था। और इतिहास का सबसे बड़ा गुनाह ये नहीं था कि अंग्रेजों ने उस पर वार किया, हमला किया। सबसे बड़ा गुनाह ये था कि उन पर हमला करने वालों में उनके अपने खड़े थे। उनका अपना सेनापति मीर जाफर और जगत सेठ राय दुर्लभ, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान की पीठ में छुरा घोंपा था। लेकिन सबसे बड़ा गद्दार था मीर जाफर, जिसका नाम लिया जाए तो शर्म को भी शर्म आ जाए। वो जंग मैदान में नहीं हारी गई थी, वो तहखानों में बिक चुकी थी, दस्तखत हो चुके थे और सिराज की मौत का सौदा तय था। वहीं से शुरू हुई भारत की 200 साल की गुलामी की कहानी। वो आखिरी शेर था जो दहाड़ा, मगर जंगल पहले ही बिक चुका था। सन 1733 बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद का शाही महल, नवाब वली खां के घर एक बच्चे की किलकारी गूंजी। नाम रखा गया मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला। उनके पिता जैनुद्दीन अहमद खां और मां नवाब अलीवर्दी खां की बेटी अमीना बेगम थी। अलीवर्दी खां के कोई बेटा नहीं था, इसलिए सिराज को अपने नाना की गोद में ही परवरिश मिली। वो उनकी आंखों का तारा थे। सन 1756 मुर्शिदाबाद, एक अलसाई दोपहर, हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी। बंगाल के सबसे ताकतवर नवाब अलीवर्दी खां की मौत हो चुकी थी। हजारों आंखें ताज की ओर देख रही थी, पर ताज 23 साल के सिराजुद्दौला के सिर पर रखा गया। उस वक्त बिहार और उड़ीसा बंगाल का ही हिस्सा थे, जो भारत का सबसे अमीर इलाका हुआ करता था। सिराज सिर्फ 23 साल के थे, लेकिन उनके सिर पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। पर ये राजगद्दी इतनी आसान भी नहीं थी। बचपन से ही सिराज जिद्दी थे, भावुक थे और सबसे बड़ी बात बहादुर भी थे। तलवार चलाना, घुड़सवारी और जंग के दांव पेचों में वो सबसे आगे थे। मगर ये भी सच था कि दरबार के कई लोग उन्हें पसंद नहीं किया करते थे। उन्हें घमंडी, गुस्सैल और जल्दबाज समझा जाता था। दरबार में कई अमीर और सेनापति सिराज से नाराज थे, जिनमें उनका सेनापति और रिश्तेदार मीर जाफर, जो खुद बंगाल का नवाब बनने के ख्वाब देख रहा था। दूसरा राजा राय दुर्लभ और जगत सेठ जैसे लोग थे, जिन्होंने सिराज के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में कारोबार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी नीयत बदल रही थी। कंपनी ने बंगाल में बिना इजाजत के कलकत्ता में किलेबंदी, हथियार जमा किए, व्यापार पर कर यानी कि टैक्स देना या नहीं चुकाया, बंगाल के लोगों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। हालांकि इसकी भनक सिराजुद्दौला को लग चुकी थी। उन्होंने अंग्रेजों से दो टूक कह दिया था, कलकत्ता में किलेबंदी बंद करो, फौजें हटाओ और बंगाल की जमीन पर हमारी इजाजतनामा लेके चलो। लेकिन अंग्रेजों ने नवाब की ललकार को अनसुना कर दिया और फिर एक तूफान उठा। सिराज ने कलकत्ता पर चढ़ाई कर दी। किले में आग थी, हवा में बारूद थी और सिराज की आंखों में अपने वतन की तड़प। सिराज की तलवार फिरंगियों पर कहर बनकर टूटी। अंग्रेज भाग खड़े हुए। फोर्ट विलियम किला अंग्रेजों की कब्रगाह बन गया और नवाब के कब्जे में आ गया। अपनी इस हार से अंग्रेज बौखला गए थे और एक वतन परस्त नवाब उनकी आंखों में चुप गया था। अंग्रेज सिराज की ताकत से खौफ खाते थे। उन्हें पता था कि उसे जंग के मैदान में हराना नामुमकिन है। अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास से बंगाल में भेजा अपना सबसे धूर्त सिपहसालार रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन क्लाइव भी जानता था सिराज से मैदान में टकराना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने मैदान से पहले सिराज के दरबार में मौजूद गद्दारों को अपने साथ मिलाने की चाल चली। सिराज का सेनापति मीर जाफर, बंगाल का नामी जनरल राय दुर्लभ और बंगाल के सबसे अमीर लोगों में शामिल जगत सेठ, सभी को सोने की चमक दिखाकर खरीद लिया गया। क्लाइव ने मीर जाफर से एक खुफिया करार किया
जिसमें बंगाल की नवाबी का ताज उसके सर पर रखे जाने का वादा था, बशर्ते वो जंग के वक्त सिराज का साथ छोड़ देगा। हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। सोने की थाली में वफा की लाश रखी गई और मीर जाफर जैसे गद्दार ने वतन की इज्जत को गिरवी रख दिया। फिर तारीख आई 23 जून 1757, वो दिन जब वफा रोई और गद्दारी हंसी। पलासी का मैदान, मिट्टी गर्म थी, फिजा में गूंज थी, नवाब सिराजुद्दौला जिंदाबाद, नवाब सिराजुद्दौला जिंदाबाद। हवा में तलवारों की खनक और हाथियों की गर्जना गूंजने लगी। एक दफा फिर नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी 50,000 की फौज को हौसला देते हुए कहा, ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हमारे वतन की इज्जत की है। सामने थी सिर्फ 3,000 की छोटी सी अंग्रेजों की टुकड़ी, मगर उनके साथ थे मीर जाफर, राय दुर्लभ और जगत सेठ जैसे लालची गद्दार दरबारी, जिन्होंने सोने की चमक के बदले वफा को बेच डाला था। जब पलासी के मैदान में पहली तोप दहाड़ी तो सिराज के तलवारबाज आगे बढ़े, लेकिन उसी पल उसने देखा कि मीर जाफर की करीब 40,000 की टुकड़ी बिना एक गोला चलाए तमाशा देख रही थी। उसका दिल बैठ सा गया। उसे समझ आ गया था कि ये जंग तलवारों से नहीं, साजिश से लड़ी जा रही थी। दोपहर की तेज बारिश ने जमीन को कीचड़ बना दिया था। सिराज की तोपें लड़खड़ाई और अंग्रेजों ने अपनी बंदूकों से गोलियों का तूफान ला दिया। घने बादलों के बीच थकी हवा में सिराज ने आखिरी दफा नजारा देखा। वफादारी के रिश्ते टूट रहे थे। शाम ढलते ढलते जब नारे गूंजना बंद हुए और मैदान वीरान दिखा, उसने तलवार को मयान में रखा, ऊंट की पीठ थामी और आंखों में अपनों के धोखे का दर्द लिए, दिल में वतन का इश्क लिए उस मैदान से निकल पड़े जहां बहादुरी की सूरत में गद्दारी ने बाजी मार ली थी। मशहूर इतिहासकार सैयद गुलाम हुसैन खां अपनी फारसी में लिखी किताब सियारुल मुताखिरी में लिखते हैं, सिराजुद्दौला आम आदमियों के कपड़े पहनकर वहां से निकले थे। वो अपने राजमहल पहुंचे तो रात के करीब 3 बजे सिराज ने अपनी बीवी लुत्फुन्निसा को और अपने सबसे वफादार लोगों को ढकी हुई गाड़ियों में बिठाया। जितना सोना चांदी ले सकते थे लेकर निकल पड़े। बाकी सब छोड़ दिया, तख्त भी, महल भी और सपने भी। और करीब 3 दिन भूखे प्यासे छिपते छिपाते भागते रहे। उधर जहां क्लाइव लूट के सामान में अपना हिस्से का इंतजार कर रहा था, वहीं मीर जाफर के बेटे मीरान ने पूरे बंगाल में राजधानी से भाग चुके सिराजुद्दौला को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सिराजुद्दौला जिस इलाके में छिपे थे, उसी इलाके के एक फकीर ने सिराज की मुखबरी कर दी। सिराज के वहां होने की खबर गद्दारों तक पहुंच चुकी थी। मीरान के सिपाही खबर मिलते ही नदी पार करते हैं और अपने हथियारबंद आदमियों के साथ सिराजुद्दौला पर टूट पड़ते हैं। जिन हाथों ने कभी तलवार थामी थी, उन हाथों को रस्सियों से बांधकर घसीटते हुए राजमहल लाया गया। 2 जुलाई सन 1757 सिराजुद्दौला को पकड़कर एक छोटी सी कालकोठरी में बंद कर दिया गया था। जब मीर जाफर का बेटा मीरान अपने हथियारबंद गुर्गों के साथ सिराजुद्दौला के पास पहुंचा तो सिराज को सब समझ आ गया था। कत्ल की साजिश अब उनके सामने थी, मौत अब उनकी आंखों में झांक रही थी। सिराज ने गुहार लगाई, मुझे मरने से पहले वुजू कर लेने दो, नमाज पढ़ने दो, अपने रब से आखिरी मुलाकात कर लेने दो। लेकिन इन जल्लादों के दिल पत्थर हो चुके थे। जल्दी में अपना गुनाह पूरा करने के लिए पानी से भरे बर्तन को सिराज के सिर पर उड़ेल दिया गया। जब सिराज को यकीन हो गया कि उन्हें वुजू भी नहीं करने दिया जाएगा तो उन्होंने आखिरी इल्तिजा की, कम से कम मुझे अपनी प्यास तो बुझा लेने दो। लेकिन रहम, वो तो इन गद्दारों के लहू से कब का धुल चुका था। उसने अपने एक साथी मोहम्मद बेग उर्फ लाल मोहम्मद को हुक्म दिया, सिराज का काम तमाम कर दो। और जैसे ही पहली चोट लगी, बाकी दरिंदे अपनी तलवारों के साथ सिराजुद्दौला पर टूट पड़े। जब दरिंदों ने अपनी तलवारें नवाब के सीने में उतारी तो सिर्फ एक इंसान नहीं, उस आखिरी उम्मीद की सांस भी थम गई जिसके पीछे खड़ा था पूरा वतन। उसी वार में धड़ से चकनाचूर हो गया वो ख्वाब जो अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी का फर्ज निभाने का था। जुल्म की इंतहा तब और बढ़ गई जब सिराज की खून से लथपथ लाश को हाथी की पीठ पर डालकर पूरे शहर में घुमाया गया। इतिहास में दर्ज है, जब सिराजुद्दौला की मिट्टी दफनाई गई तो बंगाल के सूरज ने भी अपना नूर खो दिया था और ऐसे पलासी की जमीन पर दफन हो गया 200 साल तक चलने वाला यह अंधेरा और शुरू हो गई भारत की 200 साल की गुलामी की दास्तान।